नमस्कार साथियों, प्रज्ञा क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अपने संस्थान में अभी तक सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस संचालित हो रही थी। अब आज से आप ऑनलाइन क्लासेस का भी आनंद ले सकते हैं और अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज एक ऐसे टॉपिक से शुरुआत करते हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही कंपलसरी टॉपिक होता है और वर्तमान का एक ज्वलंत मुद्दा भी बना हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे पर्यावरण एवं सतत विकास। तो आज से शुरुआत करते हैं पर्यावरण की। देखते हैं पर्यावरण क्या है। शाब्दिक रूप में हम जानते ही हैं, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। पर मीन्स होता है चारों तरफ, आवरण मीन्स घेरे हुए। ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, जो कि इसकी मैंने पीपीटी भी तैयार की है, आप देखेंगे। पर्यावरण क्या है? परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द इनवेरोनर से हुई है, जिसका अर्थ घेरना या घिरा हुआ होता है। अब क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। एक तो क्वेश्चन बनेगा पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। और किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है ये? फ्रेंच शब्द है। इनवेरोनर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इनवेरोनर से ही बना है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट या एनवायरनमेंट। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिन चीज से हम परिचित ना हो, बस उसको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है। जैसे कि पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। दो संगठक होते हैं मुख्य रूप से, कौन कौन से? अजैविक और जैविक। ठीक है, तीसरा एक और होता है जिसको सांस्कृतिक बोलते हैं, अभी आगे आएगा। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र भी देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर्यावरण को हमने अंतःक्रिया के माध्यम से समझेंगे। जैसे पर्यावरण का किन किन तत्वों से अंतःक्रिया संबंध करते हैं। जैसे पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल। अब देखेंगे एक दूसरे से सब इंटरकनेक्ट हैं। वायुमंडल में क्या आता है? क्षोभ मंडल मुख्य रूप से, दूसरा समताप मंडल। ठीक है, स्थल मंडल में क्या है? पर्वत, मैदान और मरुस्थल, और भी पहाड़ भी आते हैं। ठीक है, जैव मंडल में देखें तो पौधे और जीव जंतु। अब देखेंगे वायुमंडल का किससे संबंध है? जैव मंडल से। और जैव मंडल का वायुमंडल से, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। पर्यावरण के अंतर्गत इन सब चीजों का महत्वपूर्ण स्थान है, किसी भी चीज को अलग नहीं कर सकते हैं। अब जैसे जलमंडल के अंतर्गत देखेंगे, जैसे हिमनद, झीलें, नदी और सागर। ठीक है, पर्यावरण में उसकी अंतःक्रिया, जितनी भी हमारे पर्यावरण के जो चीजें हैं हमें जो दिखाई देती हैं, सब एक दूसरे से अंतर्निहित होती हैं, अंतःक्रियाएं करती हैं। ठीक है, तो बहुत ही चार्ट के माध्यम से समझ में आया होगा आपको। अब देखें पर्यावरण को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हमको? भाई वर्तमान में देखें ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रदूषण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, जिसके लिए हमें एक अधिनियम बनाने की जरूरत पड़ गई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है
तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। कौन कौन से घटक हैं? जैविक और अजैविक। इसके मुख्य रूप से 3 घटक संघटक हैं। पहला भौतिक या अजैविक। भौतिक या अजैविक में कौन कौन से आते हैं? स्थल, वायु, जल आदि। ठीक है। जैविक में क्या क्या आएगा? पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव, ये जैविक में आ गए। ठीक है। सांस्कृतिक में क्या आएगा? इसमें आएगा मानव निर्मित गतिविधियां, जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि व्यवहार, प्रतिमान आदि शामिल होती हैं। ठीक है। इसका भी देखें पर्यावरण की संरचना किस किस रूप में होती है। अब देखिए, ये तो हमारा रहा पर्यावरण, उसके कारक क्या हो गए। अब पर्यावरण के कारक 2 रूप में काम करते हैं, संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में। दूसरा क्या है? स्तर, जीवाणु एवं पर्यावरण। वृक्ष का पर्यावरण बृहत हो गया, ये लघु हो गया। ठीक है। संघटक कौन कौन से हैं? भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। भौतिक में स्थल, वायु और जल। जैविक में क्या आएगा? पादप, पौधे, मनुष्य, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। सांस्कृतिक में क्या आएगा? मानव निर्मित गतिविधियां, उसमें धर्म, संस्कृति, कल्चर इत्यादि जो भी मानव गतिविधियां करता है वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? सांस्कृतिक। ठीक है। अब ये तो हमारा, अब देखेंगे प्रकृति में कार्बन चक्र, जिससे कि पर्यावरण में समस्याएं पैदा हो रही हैं। कार्बन चक्र किन किन क्रियाओं से मिलकर बढ़ रहा है? जैसे पर्यावरण विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है। किसमें होती है? चक्रीय स्वरूप में। अतः तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से किन किन क्रियाओं से फैलता है? किन किन क्रियाओं से कार्बन की उत्पत्ति होती है? कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से। दूसरा क्या है? जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से। तीसरा है ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। मुख्य रूप से इतनी क्रियाएं होती हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया, तीसरा ज्वालामुखी प्रक्रिया और चौथा है जीवाश्म ईंधनों का दहन आदि। अब देखिए, सबसे जैसे श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है? हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब देखें, स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखते हैं। जो स्वपोषित पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। अब ये तो था कार्बन चक्र। अब देखेंगे जल चक्र। प्रकृति में जल चक्र कैसे होता है? पृथ्वी पर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का बाष्पीकरण करता है। आप देखेंगे, जब धूप निकलती है तो जल का क्या होता है? बाष्पीकरण होता है और वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और निर्धारण भी उसी से होता है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है।
प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये हमारा सूर्य है, ठीक। सूर्य से किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी पर पड़ती हैं, चाहे वो समुद्र हो चाहे नदियां हो, ठीक है। फिर जल का क्या होता है भाई, किरणें पड़ेंगी तो जल गर्मी होगी तो बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, तापमान में कमी आएगी, बाष्पोत्सर्जन होगा और संघनन होगा और वर्षा होगी, ठीक है। ये सरल शब्दों में समझ सकते हैं। इसको अगर विस्तृत रूप में पढ़ना है तो मानसून पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मानसून का टॉपिक अलग से पढ़ा देंगे। अब देखें वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के प्रतः विद्यमान गैसें वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। स्वपोषी पेड़ पौधे प्राणवायु, ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वनस्पतियों का होना हमारे पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भाई क्या है, वनस्पतियां ही तो ऑक्सीजन छोड़ती हैं। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हमारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए वायुमंडल में क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे कौन सी गैस का वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? 78.08% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी है? 20.95%, 20.95%। ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। अगर आप ये सारी गैसें याद नहीं कर सकते तो कम से कम 1, 2, 3, 4 मुख्य रूप से ये 4 तो पता ही होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें बनेगा क्वेश्चन कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। कैसे संतुलन? रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये O2 है और ये CO2 है। पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। वो जो जीव जंतु ग्रहण करते हैं, और जीव जंतु छोड़ते हैं CO2 जो पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है? साइकिल है, चक्र है। पौधे पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े, ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया था, पर्यावरण हो गया। अब देखते हैं धाड़ीय विकास क्या है। धाड़ीय विकास, धाड़ीय विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रह सके, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना भी आवश्यक है। मुख्य रूप से देखो निर्धनता घटाना भी है, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण।
अब आगे आगे पॉइंट क्या कह रहा है, प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझें, समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अगर प्रकृति को नहीं समझेंगे और विकास नीतियों का निर्धारण करेंगे तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होगी और असंतुलन फैलेगा। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। ठीक है, आगे देखें। धाड़ीय विकास या सतत विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ, देखो इसमें कहा गया वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। धाड़ीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धाड़ीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। ठीक है, तो ये रही हमारी सतत विकास की रिपोर्ट, और ये सतत विकास या धाड़ीय विकास के 17 लक्ष्य हैं, SDG तय किए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला देखो इसमें कहा गया है गरीबी की समाप्ति। गरीबी की समाप्ति नंबर 1। इसमें आप ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इसमें हमारे सामाजिक जीवन से या व्यक्तिगत जीवन से सारे रिलेटेड होंगे। क्यों, हमारा अगर जीवन स्तर ऊंचा होगा, उच्च होगा, तो विकास भी होगा। दूसरा क्या है, भुखमरी से मुक्ति। तीसरा, लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता। चौथा क्या है, गुणवत्ता परक शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानताओं में कमी, धाड़ीय शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवों की सुरक्षा तथा जल में जीवन। 15वां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थल पर जीवन। 16वां शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये हो गए हमारे 17 लक्ष्य हो गए। अब नोटिस में क्या गया, SDG 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। SDG 3 क्या है, 3 हमारा ये रहा। इसमें कहा गया लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, ये सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, ये तो रहे हमारे 17 विकास लक्ष्य। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs का निर्धारण किया, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये 17 लक्ष्य कब तक प्राप्त करने हैं, 2030 तक। देखिए कब तक प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं। प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्धारण किया गया है। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण के धारणीय विकास के से संबंधित उपबंध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। वर्ष 2023 में इस सूची में भारत 120वें स्थान पर है। अब देखेंगे भारत की स्थिति वर्तमान में कैसी है, बहुत अच्छी नहीं है। तो ठीक है, आज इतना हो गया है पर्यावरण और सतत विकास। ठीक है, धन्यवाद।